जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया मेरा पैसा बचाने के लिए, मेरा पेटीएम कैश बचाने के लिए, क्योंकि जैसा प्रतिसाद आप लोगों ने कॉन्टेस्ट को दिया है उसे देखते हुए ऑफिशियली उसको बंद करने की घोषणा करना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ना तो जवाब आ रहे हैं ना ही किसी को इंटरेस्ट आ रहा है। भाई ऐसे कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है। पिछली बार के क्वेश्चन जो थे वो अगर आप लोगों ने वीडियो टाइप्स ऑफ गोस्ट देखे होंगे तो उसमें एक प्रॉपर तीनों के बारे में ही व्याख्या की गई थी, मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मेहनत बचेगी, सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, पैसा बचेगा। मगर इसके साथ साथ आप लोगों की रिक्वेस्ट भी अब मैं नहीं लूँगा। आप किसी भी तरह की स्टोरी की रिक्वेस्ट करिए, कुछ भी करिए, सॉरी, अब यहाँ पे वही स्टोरी आएंगे जो मुझे पसंद है और जो मैं करूँगा। तो चलिए आज सुनते हैं दो छोटी कहानियां। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप इस वक्त देख रहे हैं हॉरर ब्रॉडकास्ट, E27 न्यूज चैनल का सबसे आपका पसंदीदा। और इस वक्त मैं हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे पिछले साल एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी। लोगों का कहना है कि आज भी रातों में और यहां तक कि दिन में भी इस जगह अजीबोगरीब हलचल होती है। उस ट्रेन दुर्घटना में मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती है और गांव वाले तो डर के मारे इधर आते ही नहीं है। आइए देखते हैं इस जगह को। ऑफ काफी खौफनाक मंजर है और यहां पर एक रेलवे कंपार्टमेंट पड़ा हुआ है जिसे रेल डिपार्टमेंट चाहकर भी यहां से हटा नहीं सका है। वैसे बाकी सारे डब्बे निकाल लिए गए मगर उनकी भी हालत बहुत बुरी थी। लाशें एक दूसरे से चिटकी हुई थी। वेल्डर से काट कर उन्हें निकाला गया मगर इस डब्बे को यहां से हटाया न जा सका और यही डब्बा है सारी डर का कारण। रेल के डब्बे में बैठा अरविंद एक साइंस फिक्शन बुक पढ़ रहा था। उसके कंपार्टमेंट के सामने के दो बर्थ पर दो लोग चादर ढककर सो रहे थे। घड़ी में अभी सिर्फ 9 बजे थे। इतनी जल्दी सोना अरविंद के लिए संभव न था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर छुट्टियां मनाने मामा के घर जा रहा था। दोनों भाई काफी देर से बातें कर रहे थे। उनकी बातों से उसे समझ में आ गया था कि वो दोनों भाई हैं और बिजनेस के सिलसिले में शहर से माल लेने जा रहे हैं। अरविंद के ठीक सामने ऊपर बर्थ पे सोने वाले एक प्रौढ़ व्यक्ति बैठे थे। अरविंद को न सोया हुआ देखकर वो उसी के बर्थ में बैठे हुए थे। काफी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक वो बोल पड़े, साइंस फिक्शन तुम्हें पसंद है शायद। अरविंद ने किताब नीची करके उनकी तरफ देखा। समझ गया इस उम्र के व्यक्तियों को साइंस फिक्शन में मज़ा नहीं आता है, इसलिए वो बोला, हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे भी पसंद है। सुनकर अरविंद चौंका। असली में साइंस फिक्शन एक वैज्ञानिक को ही पसंद आ सकता है। बहुत सारे वैज्ञानिक साइंस फिक्शन लिखते हैं। अपनी डेली वर्क के साथ साथ लेखन की रुचि हो तो काफी अच्छा बनता है। अरविंद को भी लगा चलो कोई तो बात करने को मिला। दोनों बातों में मशगूल हो गए। धीरे धीरे आसपास के कंपार्टमेंट के लोग सोने के उपक्रम में थे। कोई लाइट बुझा रहा था, कोई चादर ढक रहा था, कोई बिस्तर कर रहा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी एक फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ और अभी तक शादी वगैरह नहीं की है और अपने घर में एक अच्छी सी लैब तैयार की।
जिस पर मैं बहुत से प्रयोग करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपकी खास प्रयोग क्या है? अरविंद ने पूछा। मुझे टाइम मशीन में बड़ी रुचि है। बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। देखो, टाइम को अगर कैच करना हो तो तुम्हारे पास मैटर और डार्क मैटर होना चाहिए। बहुत से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि मैटर और डार्क मैटर को आपस मिलाने पर इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो समय में बदलाव कर सकती है। मैंने भी इसी क्षेत्र में बहुत प्रयास किया है। सुनकर अरविंद चौंक उठा। वाओ, तो क्या आपने टाइम मशीन बनाई? आप कहाँ गए थे, फ्यूचर में या पास्ट में? देखो, अपनी प्रायोगिक जीवन में मुझे एक बात समझ में आ गई। फ्यूचर कहकर कोई चीज नहीं होती है, इसलिए मैं फ्यूचर में नहीं जा सका। शायद वर्तमान की घटनाओं के फलस्वरूप ही फ्यूचर बनता है। तो चूंकि आज वो घटनाएं घटी ही नहीं है तो कल कैसे आएगा? हाँ, पास्ट में जाने में मैं सक्षम हुआ, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो 20 सेकंड तुम्हें समय में पीछे ले जा सकती है। अभी उसी पर काम कर रहा हूं। उसकी टाइमिंग को और बढ़ाने का प्रयास है। क्या आपने टाइम मशीन बना ली है? हाँ, हम उसी को शहर ले जा रहा था, जरा और बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा करके उसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए। इस वक्त तो आपके पास है? हाँ, मैं देख सकता हूं। आसपास के कमरों में धीरे धीरे डिम लाइट हो गई थी। कमरे की हल्की लाइट की रोशनी में प्रोफेसर ने अपने पर्स से एक बैग उतारा और उसमें से एक छोटी सी संदूक निकाली। देखने में यह संदूक माचिस की डिबिया जैसी दिखाई देती थी, मगर काफी भारी और काली थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से शायद वो काली दिख रही थी, स्लेटी रंग की भी हो सकती थी, अरविंद ने यह समझा। उसके निचले सिरे पर एक घड़ी जैसी रचना थी जिसमें सिर्फ एक कांटा था। प्रोफेसर ने कहा, इस कांटे को घुमाकर तुम 20 सेकंड पीछे जा सकते हो। क्या? ऑसम! आपने इसे प्रयोग किया? हाँ, अभी तक मैंने ही प्रयोग किया है और किसी ने नहीं। क्या मैं इसे चला के देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है। मेरे लिए भी एक प्रयोग हो जाएगा कि कोई दूसरा इसे उपयोग करे तो क्या होता है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि सामने बर्थ पर सो रहा व्यक्ति करवट लिया और इसके साथ साथ नींद में शायद कुछ बड़बड़ाया। अरविंद उस वस्तु को गौर से देख रहा था। अचानक उसकी तंद्रा टूट गई। खाना बोलिए, खाना खाना खाना, नॉन वेज वेज जैसा खाना बोलिए, ऑर्डर कीजिए खाना। वेंडर उनके कंपार्टमेंट से आवाज लगाते हुए गुजर गया। अगले ही पल अरविंद ने वो डायल धीरे धीरे घुमा दिया, मगर कुछ भी तो नहीं हुआ। तो क्या ये व्यक्ति ऐसे ही? अगले ही पल अरविंद की धड़कन जैसे तेज हो गई। सामने कंपार्टमेंट पे लेटा व्यक्ति उसी करवट में आया और खाना 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 बोलिए, वेज नॉन वेज खाना 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 खाना। चौंक कर रह गया था अरविंद। ये क्या? ओ माय गॉड, ये सचमुच हुआ। सामने बैठे प्रोफेसर एक अदम्य मुस्कान से उसकी तरफ देख रहे थे।
मुझे लगता है तुम्हें भी वही अनुभव हुआ जो मैंने किया था। क्या कहते हो मेरी इस टाइम मशीन के बारे में? सर एक बार और कहकर एक बार फिर से अरविंद ने वो घड़ी घुमा दी और थोड़ी सी देर बाद वो व्यक्ति फिर उसी करवट में आया। मुझे खाना बोलिए, वेज नॉन वेज, खाना। ओ माय गॉड, ये तो आश्चर्यजनक है सर। अच्छा, यहाँ बैठकर तो होता है, क्या मैं अगर कहीं और खड़े होकर इसको चलाऊं तो क्या ऐसा होगा कि मैं आपके सामने बैठा हूं और वहां भी खड़ा हूं? अभी तक मैंने इस विषय में प्रयोग तो नहीं किया है, मगर मैं करके देखता हूं सर प्लीज मैं करके देखता हूं, कहकर अरविंद अपनी बर्थ से उठ गया। उसने सोचा क्यों ना कंपार्टमेंट के गेट के पास चला जाए और फिर लौट कर यहां आएगा। वो गेट की तरफ जा ही रहा था कि अचानक एक वृद्ध महिला शायद वॉशरूम की तरफ जा रही थी, उसके सामने थी। महिला की चाल वृद्धावस्था की वजह से बहुत धीमी थी। अरविंद उसे पार करके आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए उसके पीछे पीछे ही चलने लगा। अभी वो गेट से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई और अगले ही पल वो दूर छिटक कर गिर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और तभी उसके सीने पर बहुत तेज चोट लगने लगी। आसपास के यात्रियों के शरीर उसके ऊपर गिरने लगे। इस वक्त भी वो टाइम मशीन उसी के हाथ में थी। उसने किसी तरह से अपने आप पर नियंत्रण करके टाइम मशीन को घुमा दिया। अगले ही पल वो उस बुढ़िया के पीछे था। उसे समझ में आ गया था अगर किसी तरह से दौड़ के वो गेट तक पहुंच जाए और गेट खोलकर बाहर कूद जाए तो भले उसके शरीर की हड्डियां टूट जाए, मगर इस भयानक एक्सीडेंट से वो बच सकता है। वो जल्दी से उस बुढ़िया को हटाने लगा। दादी हटिए, मुझे चल दीजिए। अरे बदमाश, देख के नहीं चलता है। वो तेजी से दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक एक्सीडेंट से उसका शरीर दूर छिटकने लगा। एक बार फिर से उसने घड़ी घुमा दी। अब की बार वो फिर से उस बुढ़िया के पीछे था, मगर अब की बार उसने इंतजार नहीं किया। उस बुढ़िया को जोर से धक्का दिया और उसके ऊपर से ही दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोला ही था कि अचानक एक्सीडेंट से फिर उसका शरीर छिटक कर गिर गया। उसे समझ में आ गया कि वो अपने आप को इस तरह से नहीं बचा सकता। एक बार फिर से घड़ी को पीछे घुमाकर अब की बार वो दूसरे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वहां से दौड़कर वो जा ही रहा था कि अचानक वो वेंडर किसी को सामान देता हुआ वहां खड़ा मिला। हटो हटो, एक्सीडेंट होने वाला है कहकर उसने वेंडर को जोर से धक्का दिया और आगे बढ़ने की कोशिश में इस बार फिर देर हो गई और फिर से वो दूर छिटक कर गिर गया। फिर उसने घड़ी घुमाई और फिर से उस तरफ दौड़ने की कोशिश करता हुआ के बार वेंडर को धक्का देकर वो दरवाजे तक पहुंचा था कि उसके इस बार बार के प्रयास को प्रोफेसर अपनी सीट पर बैठे हुए देख रहे थे। दोस्तों, यही है वो कंपार्टमेंट जिसे मैं इस वक्त देख रहा हूं। ऑफ, क्या भयानक हालत हुई होगी आप सोच नहीं सकते। कुर्सियां एक दूसरे से बिल्कुल सिमटी हुई है, लग ही नहीं रहा है कि कभी ये दूर दूर थी। और वो क्या है, काला काला दाग, हाँ खून, लगता है खून सूख गया है। मगर इस कंपार्टमेंट को देखकर ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ अलौकिक। और अगले ही पल न्यूज रिपोर्टर शमीम अहमद, जिन्होंने आज तक बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस में रिपोर्ट बनाई थी, चौंक पड़े। हाँ, ये कैसी आवाज?
उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे कोई अंदर अंदर चीखने की कोशिश कर रहा है। किसी के दौड़ने की आवाज आई। ये क्या उनका भ्रम था? वो कुछ देर इधर उधर देखने लगे। उसके बाद फिर से ट्रेन की एक और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, और अगले ही पल फिर वही आवाज, जैसे जैसे कोई ट्रेन के अंदर दौड़ रहा हो और अंत में ओ, ये क्या हो रहा है? उनके हाथों से कांपते हुए माइक नीचे गिर गया। हेलो हेलो शमीम सर, क्या हुआ क्या हुआ? न्यूज रूम में बैठी एंकर को समझ में नहीं आ रहा था क्यों आवाज नहीं आ रही। शमीम अब भी उस कंपार्टमेंट में झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या अंदर कुछ है, कोई है। मगर उसे इतना समझ में आ गया कि अंदर आज भी कोई अतृप्त आत्मा है जो बार बार दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। किशन नाना के पास जाते ही हम बच्चों की तो मौज हो जाती थी। जीवन की इतनी घटनाएं उनके थी, मगर समझ में नहीं आता था वो उनकी सच की घटना है या वो कहानी बनाकर बताते हैं। मगर होती वो घटनाएं बड़ी रोचक थी। गांव का वो परिवेश और अक्सर लोड शेडिंग, और ऐसे में बाहर झींगुरों की आवाज और किशन नाना के कमरे में हम बच्चों का उपद्रव। मगर जैसे ही उनकी कहानियां शुरू होती थी हम सब शांत बैठ जाते। देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पर बहुत से तरह की चीजें हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैंने भी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक का कार्यभार संभाला, जीवन विज्ञान को ही समर्पित रखा। मगर जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जिसे मैं कभी भी विज्ञान की कसौटी पर नहीं कस पाया। कभी कहा ही नहीं जा सकता था कि वो सब क्या था, मगर सच तो यह है कि आंखों देखी बात है। ये बात है जब मैं कक्षा 10वीं में था। 9वीं की परीक्षाएं हो चुकी थी, गर्मी की छुट्टियां थी, तो तभी की घटना बता रहा हूं। हमारे गांव में एक बड़ा सा बागीचा था जिसकी रखवाली हृदयनाथ मामा करते थे। कहने को ही मामा थे, वरना तो कंस थे। हो भी क्यों ना, हम बच्चे उन्हें इतना परेशान जो करते थे। अक्सर उनके बागीचे से आम, अमरूद, बेर चुराते रहते, मगर दूसरी चीजों के चुराने का वो बुरा नहीं मानते, पर बेर चुराने पर वो बहुत गुस्सा होते। यहां तक कि पकड़ ले तो मार पीट भी देते थे। क्योंकि हम लोगों में ये मान्यता है कि सरस्वती पूजा से पहले विद्यार्थियों को बेर नहीं खाना चाहिए, इससे मां सरस्वती अप्रसन्न होती है। और हम बच्चे तो बस दिसंबर महीने के आखिरी में जैसे ही बेर फलने शुरू होते, लोग छिपकर बेर तोड़ने और खाने लगते। अब माँ सरस्वती गुस्सा हुई या नहीं हुई पता नहीं, मगर माँ की कृपा से हम पढ़ लिख गए। पर हृदयनाथ मामा की मौत बड़ी दुखदाई हुई थी। घटना उसी समय की है। उस समय मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी समय की बात है। गांव के जमींदार साहब की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लगता नहीं था ज्यादा समय तक बचेंगे। हमारे मित्रों का एक समूह था जो सारी बदमाशियां साथ में ही करता था। दोपहर को
और शाम को हम सभी नदी किनारे जाते। दोपहर को नदी में कूद कूद कर नहाते और शाम को गप्पे मारते। उस दिन दोपहर को जब हम इकट्ठा हुए तो मेरा मित्र क्या नाम था उसका, दीपेन बोला, आज की रात घर में सब समझ के रहना, समझे? आज की रात भूला आएगा। भूला? क्या भूला? मैंने पूछा। अरे भूला नहीं जानता? भूला या फिर निशी डाक भी कहते हैं उसे। जमींदार की मौत होने वाली है, इसके लिए एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया गया है। रात में वो अनुष्ठान करेगा और फिर गांव भर में भूला या निशी डाक घूमेगा, सबके घर से नाम पुकारेगा, और अगर गलती से किसी ने आवाज दे दी तो समझो वो मरा। मतलब? अरे तू तो बिल्कुल गधा है यार। भूला हाथों में एक टाब लिए रहता है, कच्चा नारियल, जिसका सिरा खुला होता है, अंदर पानी छलछलाता है, और जैसे ही किसी ने उसकी पुकार पर आवाज दी, वो नारियल को अपने हाथों से ढक देता है और आवाज देने वाले के प्राण उसके शरीर से निकल के नारियल में फिर उस नारियल का पानी जमींदार को पिला दिया जाएगा। इस तरह से उस आदमी का आत्मा जमींदार के शरीर में उसकी उम्र बनकर निवास करेगी और जमींदार फिर से ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। मत मान, रात में आवाज देके देख लेना। हम सभी बहुत घबरा गए। आज की रात सबको जागना है, समझे? और ध्यान रखना, बाहर जब नाम पुकारा जाए तो कोई आवाज मत देना। मगर उसे पता कैसे चलेगा हमारा नाम क्या है? अरे जमींदार के आदमी उसे सबके घरों के नाम बता देते, समझा? इसके बाद शाम ढलने लगी तो हम सभी घर चले गए। घर जाकर मैंने मां को सारी बात बताई। मां भी चिंतित हो उठी। मेरे पिताजी जरा अलग ही स्वभाव के थे। वो इस तरह के अंधविश्वासों, डर को बिल्कुल नहीं मानते थे। गांव के सबसे हिम्मती व्यक्ति थे, इसलिए पिताजी को ये सब नहीं बताया जा सकता था। अगर सुन लेते तो 2-4 थप्पड़ पड़ जाती, मगर मां के साथ बात कुछ और होती है, और मेरी मां भी इन सब बातों को बहुत मानती थी। चिंतित हो उठी बेचारी। अरे तू सही कह रहा है, हम लोगों को आज रात भर जागना पड़ेगा। चिंता तेरे पिताजी की है, उन्हें तो कहा भी नहीं जा सकता, वरना लठ लेकर रात भर बाहर खड़े रहेंगे और उस साधु की कुटाई भी कराएंगे। मगर करे क्या? मां, मैं तो पापा के पास ही सोता हूं। मैं एक काम करूंगा, रात में अगर पापा ने आवाज देने की कोशिश की तो मैं उन्हें जगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ रे, ऐसा ही करना पड़ेगा। मां और मैं विचार करने लगे। मां ने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई थी, जिसमें किस तरह से एक बार चीर बत्ती ने उन्हें घर नहीं आने दिया था और रास्ता भटका के रखा था, इसकी बात बताई थी। घर उनसे कुछ ही दूरी पर था, मगर चाहकर भी वो वहां नहीं पहुंच पा रही थी, बार बार रास्ता भटक जाती थी। ये अनुभव उनके जीवन का उनके अनुसार सच्चा अनुभव था। धीरे धीरे रात फैलने लगी। हम दोनों ने तय किया कि जागेंगे, मगर उस दिन आश्चर्य की बात थी, 11 बजते बजते गांव जैसे पूरा सुनसान होने लगा। हम दोनों को भी अजीब सी थकावट लगने लगी। मां बोली, अभी तो 11 ही बजे हैं और कैसी नींद आ रही है रे। हाँ मां, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, रात भर जागेंगे कैसे? मुझे लगता है वो तंत्र क्रिया शुरू कर चुका है
और पूरे गांव को अपने वश में कर रहा है। मगर माँ वो करेगा कैसे? अरे मैंने सुना था ऐसे में एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं और वहां से धूप जला देते हैं। धूप का धुआं हवा के साथ जिस जिस ओर जाता है उधर के लोग थकावट अनुभव करके सो जाते हैं। उसका लक्ष्य गांव वालों को सुलाना है। तो क्या करे मां? ये धुआं अगर हट जाए तो उससे बचा जा सकता है और इसका उपाय है मेरे पास। कहकर मां रसोई के चूल्हे के पास गई और बहुत सारी सूखी मिर्च उसमें झोंक दी। तेज धुआं चारों तरफ फैला। हम सभी बिलबिलाकर खांसने छींकने लगे। यहां तक कि हमारे दरवाजे पर रहने वाला गली का कुत्ता भोलू भी छींक उठा। छी, छी। पिताजी बोल पड़े, अरे ये क्या कर रही हो? ये सब अब तो गांव वाले पुलिस में हमारी रिपोर्ट कर देंगे, सबकी जान लेने पर तुली हो। मां ने कुछ भी नहीं कहा मगर चुपचाप अपना काम करती रही। फिर रात आई, हम सभी सो गए। रात 1 बज गए। मां थक हार कर झपकियां लेने लगी थी मगर मेरी आंखों में नींद न थी। रात 1:30 बज गए मगर कहां भूला, कहां निशी डाक, कुछ भी तो नहीं था। फिर मुझे भी नींद आने लगी। मां बोली, सो जा, मुझे लगता है आज कुछ नहीं होगा, मैं जाग रही हूं। तुम सो जाओ मां, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर जमाइयां क्यों ले रहा है? वो तो ऐसे ही। बातें करते करते मां सो ही गई। उनके हल्के हल्के खराटे मुझे सुनाई दे रहे थे। ठीक रात के 2 बजे ऐसा लगा सुनसान सड़क पर कोई चल रहा हो। गली के कुत्ते भी अचानक भौंकने लगे और तभी आवाज आने लगी, देवेन, 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 सुरेश, सुरेश, सुरेश। मोहल्ले के आसपास के सभी घरों के लोगों के नाम पुकारे जाने लगे। आदिनाथ, आदिनाथ। ये मेरे पिता का नाम था। मैं तुरंत ही उठकर बाबा के मुंह के पास अपना हाथ रखे हुए था। अगर वो बोलने की कोशिश करे तो मगर 3 बार बुलाए जाने के बाद भी बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी तो करवट लेकर सो गए। फिर मुझे भी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरे उठकर हम सारे मित्र तुरंत मिले। बात कल रात की थी। सबने कहा किसी ने आवाज सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी। मेरा भी मन एक बार किया था उठकर खिड़की से झांक कर देखो, मगर बाबा के पास से हट नहीं सकता था। विपुल मेरा दोस्त, उसने कहा उसने अपने 2 मंजिला घर की खिड़की से देखा था। एक साधु की आकृति मोहल्ले से गुजरी थी मगर पैरों पर चलकर नहीं, जैसे हवा में तैर रही हो। और तभी कुछ महिलाओं की बातें हमारे कान में पड़ी। सुना, कल रात वो हृदयनाथ दिल की धड़कन रुकने से मर गया। हमें इसी खबर का इंतजार था। गांव में किसी की मौत हुई या नहीं, और अंततः पता चल गया हृदयनाथ मामा की मौत हो चुकी है।
हम सभी दौड़कर बागान की तरफ गए तो पाया कुछ लोग उनके छोटे झोपड़े के सामने इकट्ठा थे। बाहर चारपाई लगी थी और उसमें उनकी लाश पड़ी थी। लोगों का कहना था दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हो गई है, मगर आज भी उस रात की घटना हमारे दिलो दिमाग से नहीं उतरती। फूल आया निशी डाक बागीचे के पास से गुजर रहा, बेखबर हृदयनाथ मामा सो रहे हैं। कानों में आवाज आती है, हृदयनाथ हृदयनाथ हृदयनाथ। अनजाने में ही वो बोल पड़े, हाँ। बस इसके बाद सुनने में आया था जमींदार कुछ साल तक जीवित रहे। आश्चर्यजनक तौर से वो बीमारी से ठीक हो गए थे। फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पता नहीं इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि जमींदार दवाइयों से ठीक हुए या और हृदयनाथ हार्ट अटैक से मरा या